हेलो डियर, आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पहले ही बता रखे हैं कि इस पूरे नवंबर में थर्ड ईयर का जो सिलेबस है हमारा लगभग 80% क्लियर हो चुका है। 20% सिलेबस है जिसमें कुछ क्वेश्चंस अभी कराने हैं हमको, तो वो जो है आपको नवंबर के बाद यानी दिसंबर में उसको कंप्लीट कर देंगे, समझ गए। फिर हम लोग रिवीजन शुरू करेंगे थर्ड ईयर का। लेकिन यहाँ पे हम लोग बताए थे कि कुछ क्वेश्चन चूँकि हम लोग थर्ड ईयर में आ चुके हैं और इसके बाद हम लोग का कोई ईयर बचा नहीं है, क्लियर हो जाएगा, तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे अपने टोटल फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टोटल मिला के कुछ डेली जो है हम लोग MCQ सीखेंगे, देखेंगे, समझेंगे कंपटीशन लेवल का। चूँकि इसके बाद आपको कंपटीशन का ही तैयारी करना पड़ेगा और नहीं करिएगा तो जॉब नहीं होगा, सीधी सी बातें हैं। तो क्यों नहीं अभी से हम जो है कुछ चीज़ें को सीखे समझे MCQ के थ्रू में, समझ गए। तो डेली अगर आप पूरे नवंबर भर चाहते हैं कि MCQ पढ़े समझे, चाहे आप GNM पास कर चुके हैं या फिर आप GNM थर्ड ईयर में अपेयरिंग है, या यूँ कहा जाए कोई भी ईयर के लिए आप देख रहे हैं तो आपके लिए यूजफुल ही होने वाला है। खासकर जो पास आउट हो चुके हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, साथ में जो अभी थर्ड ईयर में हैं उनके लिए ही हम उनके लिए भी ये प्रॉपर करा रहे हैं। तो सब लोग जो कंपटीशन की तैयारी आगे करने वाले हैं ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छे लॉजिकल क्वेश्चन लाते हैं, समझने वाले क्वेश्चन, जिसको आप समझकर बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, ज्ञान बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आज का यह तीसरा वीडियो है। इस नवंबर भर में जो वीडियो करेंगे, इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं, नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिए। और यह वीडियो डेली शाम को 7 बजे डलेगा, तो आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है। देखिए, कोई भी प्रश्न को आप समझते हैं बिल्कुल आसान से, बिल्कुल दिमाग लगा के समझिए और ऐसे समझिए कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं तो इससे रिलेटेड और सारे प्रश्न जो है बन सके, उसको समझ सके, ऐसा पढ़ाई पढ़िए। MCQ कोई इतना आसान नहीं होता है, उसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं जिसको आपको निकालना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइट कर पाइएगा। और सबसे अच्छा तरीका मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। जैसे आज मैं आपको 30 क्वेश्चन यहाँ पे कराऊँगा, समझ गए। मैं आपको 30 क्वेश्चन करा दिया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि मान गए हम फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं कि एम्ब्रोलॉजिकली रेटिना किससे डेवलप होता है। अब आपको सर्च करना है कि आखिर ये एम्ब्रोलॉजिकली रेटिना होता क्या है। अब जब ये सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको इससे रिलेटेड बहुत सारे जानकारी मिल जाएगा और ये एम्ब्रोलॉजिकल रेटिना से रिलेटेड कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो जो चीज़ें लगे कि हमको समझना चाहिए, तुरंत उसको गूगल पर सर्च मारिए कि एम्ब्रोलॉजिकल क्या होता है हिंदी में, ऐसे सर्च मारिए, टोटल आपको हिंदी में समझा देगा, वहाँ पे पढ़ लीजिएगा और इससे काफ़ी ज़्यादा ज्ञान इम्प्रूव होता है, समझ गए। तो ऐसे ज़रूर कीजिए। बाकी चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रोलॉजिकल रेटिना किससे डेवलप होता है। तो आपको बताना है इक्टोडर्म से, मेसोडर्म से, इंडोडर्म से, नॉन ऑफ द एबव। सभी प्रकार के मिक्स क्वेश्चन मिलेगा, टेंशन नहीं लेना है। तो एम्ब्रोलॉजिकल रेटिना जो होता है एक्टोडर्म से जो है डेवलप होता है, प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा प्रश्न है, सूतिका अवस्था से क्या समझते हैं। प्यूरिपेनियम को हम लोग सूतिका अवस्था कहते हैं और इससे हम लोग क्या समझते हैं। तो माय डियर, जो डिलीवरी के बाद जो 6 सप्ताह का जो समय होता है, डिलीवरी के बाद जो है जो 6 सप्ताह का समय होता है, वही जो है आपको जो है प्यूरिपेनियम यानी सूतिका अवस्था कहलाता है। डिलीवरी के बाद 42 दिन, वही जो है 7 जो है 1 सप्ताह जो है 7 दिन का होता है ना, तो 6 सप्ताह, समझ गए। तो 42 दिन डिलीवरी के बाद के समय को सूतिका अवस्था कहते हैं। और ये सूतिका अवस्था में थोड़ा न थोड़ा जो है वैजिनल डिस्चार्ज होते रहता है। 3 नंबर का है, निम्न में से प्रेग्नेंट वोमेन में पाई जाने वाली लक्षण नहीं है। कहता है कि एक प्रेग्नेंट वोमेन में कौन सा लक्षण इनमें से नहीं पाया जाता है। ब्रेस्ट का आकार बढ़ जाना क्या नहीं पाया जाता है, बिल्कुल गलत, यह पाया जाता है लक्षण में। तो पहला गलत।
दूसरा है कहता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल का अनुपस्थित रहना, ये भी बातें सही है तो गलत होगा नहीं ये। त्वचीय परिवर्तन, ये भी बातें गलत होगा क्योंकि इसमें स्किन का रंग परिवर्तन होने लगता है प्रेगनेंसी में। रही बात वेट लॉस, तो प्रेगनेंसी में क्या होता है, वेट लॉस नहीं होता है, वेट को गेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, समझ गए, वेट बढ़ता है, लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पे डी सही होगा। चौथा है आपके सामने है प्रश्न, बहुत अच्छा है कि एक प्रेग्नेंट वोमेन में सर्वाधिक परिवर्तन शरीर के किस भाग में होता है, बताना है कि एक गर्भवती महिला में सर्वाधिक चेंजेज बॉडी के किस भाग में होते हैं। वैजिना में होते हैं, यूट्रस गर्भाशय में होते हैं, हेड सिर में होते हैं, शरीर के सभी भागों में समान मात्रा में परिवर्तन होते हैं। तो देखिए शरीर के सभी भागों में परिवर्तन होता है, चाहे त्वचा हो, फेस हो, पैर हो, बॉडी हो, सब ब्रेस्ट हो, सब में परिवर्तन होता है हल्का फल्का, लेकिन सबसे ज़्यादा परिवर्तन यूट्रस गर्भाशय में होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा यहीं पे रहता है, यहीं पे विकास लेता है, तो सबसे ज़्यादा गर्भाशय यूट्रस में होता है परिवर्तन। ओके। पांचवा प्रश्न है फीटल स्कल में पाए जाने वाला लेम्बॉयड सेच्योर पाया जाता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए सेच्योर जो है क्या होता है। तो सेच्योर जो होता है, जो बच्चा होता है ना, बच्चा जो शिशु होता है उसके हेड जो होता है, इस हेड में जो है ज्वाइंट होता है, और मानिए ये एक हड्डी है और एक ये हड्डी है, तो इसके बीच में ये जो ज्वाइंट होगा ना, ये वाला, ये दोनों हड्डी को जो जोड़ने वाला ज्वाइंट होता है पतला सा, इसी को हम लोग सेच्योर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे सेच्योर होते हैं, फ्रंटल होते हैं, लेम्बॉयड होते हैं, बहुत सारे हैं। तो लेम्बॉयड जो सेच्योर होता है, फीटल स्कल में पाए जाने वाला लेम्बॉयड सेच्योर होता है, वह कहाँ पे पाया जाता है। तो फीटल स्कल के ऑसिपिटल और दो पेराइटल बोन्स के बीच में, मैंने क्या बताया कि हड्डियों के बीच में ही यह सेच्योर होता है, ज्वाइंट एक प्रकार से कहिए। तो यह कहाँ होता है, तो यह फीटल भ्रूण के खोपड़ी के ऑसोपिटल और दो पेराइटल बोन के बीच में होता है, समझ गए, ध्यान रखिएगा। तो एक चीज़ क्लियर हुआ, लेम्बॉयड सेच्योर कहाँ होता है। छठा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, निम्न में से सबसे समान प्रकार का प्लेग क्या है। अब देखिए वहाँ पे कुछ हम लोग गायनिक मिडवाइफरी से क्वेश्चन देखे हैं, अब 5 क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन आगे चलते हैं, इन्फेक्शन से रिलेटेड देखते हैं। तो देखिए प्लेग एक रोग है, आप लोग को पता है, और सबसे नॉर्मल सामान्य प्रकार का जो प्लेग होता है वह ब्यूबोनिक प्लेग होता है। कौन सा? ब्यूबेनिक प्लेग होता है, इसको याद रखने को। ओके। 7वां नंबर का है, कहता है इनराल्ज मतलब होता है बढ़ जाना, तथा इन्फ्लामेटेड, समझ रहे हैं ना, इन्फ्लामेटेड लिम्फ ग्रंथियों का पाया जाना किस डिजीज से संबंधित है। कहता है कि जो लिम्फ होता है, लिम्फ ग्लैंड होते हैं, उसको इनराल्ज होना मतलब बढ़ जाना, बड़ा होना, और इन्फ्लामेड मतलब समझते ही हैं, ये चीज़ें हो जाना किस डिजीज में होता है, तो प्लेग में होता है। प्लेग में जो है लिम्फ ग्रंथि प्रभावित होता है, जिसमें लिम्फ ग्रंथि का बढ़ जाना और इन्फ्लामेड हो जाना, यह प्लेग में होते हैं। ओके। टिटनस आप लोग को पता ही है कि टिटनस में लॉक जॉक होता है, धनुष की आकृति का शरीर जो है होने लगता है, ये सब पता ही है आपको। पर्टूसिस होता है, काली खांसी आप लोग को पता ही है, यह बर्डोटेला पर्टूसिस के कारण होता है। मलेरिया आप लोग को पता ही है कि यह बुखार होता है, मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन जो है दवाई भी आता है, तो ये सब याद रखिएगा। 8वां है, कहता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब होता है रोकथाम। तो प्रिवेंटिव वैक्सीन निम्न में से किस डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे कुछ दवाई का नाम दिया गया है, वैक्सीन का नाम, तो इसमें से कहता है कि कौन जो है इसमें से रोकथाम करता है रोग को वैक्सीन के द्वारा। तो कौन है? पर्टूसिस वूपिंग कफ, इसे को काली खांसी कहते हैं, जिसको आप लोग को पता होगा डीपीटी। डीपीटी एक वैक्सीन है, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, तो पर्टूसिस है ना, तो ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही इसी रोग के लिए रोकथाम के लिए है। बाकी देख लीजिए इसमें किसी के लिए वैक्सीन होता है, कोलेरा, प्लेग, लेप्रोसी नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए। आगे चलिए। 9वां है निम्न में से वूपिंग कफ, काली खांसी, ठीक है, का कारण क्या होता है। काली खांसी का कारण क्या होता है बताना है। तो आप लोग को पता है साल्मोनेला टाइफी के कारण क्या होता है, टाइफाइड होता है, समझ गए, टाइफाइड होगा। ये चीज़ें याद रखिएगा।
मायोबैक्टीरियम लेप्राई है तो इसके कारण क्या होता है, लेप्रोसी होता है, कुष्ठ रोग, समझ गए। और बर्डोटेला पर्टुसिस के कारण क्या होता है, आपके यही काली खांसी को होता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है जो बर्डोटेला पर्टुसिस के कारण होता है, याद रखिएगा, समझ गए। 10वां है, बहुत अच्छा प्रश्न है, निम्न में से मोस्ट इन्फेक्टियस प्लेग क्या है। मतलब एक ऊपर में हम लोग बताए हैं कि समान जो है प्लेग कौन सा है, तो ब्यूबेनिक प्लेग। अब हम इसमें से पूछ रहा है सबसे जो है ज़्यादा संक्रमित प्लेग कौन सा है, ब्यूबेनिक प्लेग, सेप्टिसेमिया प्लेग, न्यूमोनिक प्लेग और ट्राइसमस प्लेग। तो सबसे ज़्यादा जो संक्रमित जो प्लेग होता है न्यूमोनिक प्लेग होता है, ओके, याद रखिए। 11 है, अच्छा प्रश्न है, प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। अब देखिए आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एएनएम या जीएनएम, आप कोई भी स्टाफ नर्स की तैयारी कर रहे हैं ना, नर्स ग्रेड का, तो उसमें आपको बीमारी से रिलेटेड जो है इंक्यूबेशन पीरियड ज़रूर पूछ देगा। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है आप लोग को पता है। प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो प्लेग का इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वह 2 से 7, 2 से 3 वीक, 5 से 7 वीक, 3 से 6 महीने। तो ये वीक और मंथ वाला गलत होगा, 2 से 7 दिन, कहीं कहीं 1 से 6 दिन दिया रहेगा, तो यह भी सही है, और 2 से 7 है तो यह भी सही है, आसपास इसी के आसपास होता है, ओके। 12 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, निम्न में से किस डिजीज को हानसेन डिजीज के नाम से जानते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए हानसेन डिजीज के नाम से किसे जानते हैं, पर्टुसिस को, वुपिंग कफ को, कोलेरा को, प्लेग को, लेप्रोसी को। तो लेप्रोसी को हम लोग हानसेन डिजीज के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है, एक पेशेंट का टेम्परेचर लेने के बाद थर्मामीटर को किस डायरेक्शन में क्लीन करना चाहिए। मान गए हम किसी पेशेंट को टेम्परेचर चेक कर लिए थर्मामीटर से, अब हम उसे साफ करके ही रखेंगे, तो साफ हम किस दिशा में करेंगे, राइट साइड टू लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड टू राइट साइड, बल्ब टू स्टेम या फिर स्टेम टू बल्ब। तो इसका राइट आंसर स्टेम टू बल्ब होगा, समझ गए, स्टेम से ले बल्ब की ओर साफ करेंगे। 14 है, अच्छा प्रश्न है, स्पाइनल कैविटी में एडमिनिस्ट्रेटर किया जाने वाला इंजेक्शन कहलाता है। अब हम लोग कुछ जो है देखिए दवाई से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे, समझ गए। स्पाइनल कैविटी में एडमिनिस्ट्रेट किया जाने वाला इंजेक्शन क्या कहलाता है, तो आप लोगों को पता है, हम पहले ही बता चुके हैं, इंट्राथेटिकल, ठीक है ना, इंट्राथेकल, समझ गए, इंट्राओसियस, हाइपोडर्मिक और इनक्शन। तो इंट्राथेटिकल होता है, या कहीं कहीं एक कैविटी है और सीधा अगर स्पाइनल रहता तो इंट्रा स्पाइनल हो जाता, समझ गए, ध्यान रखने को है। इंट्राओसियस होता है जो हड्डियों में जो है इंजेक्शन को लगाया जाता है, तो ये सब याद रखिएगा, ओके ना। इनक्शन क्या होता है आप लोग बताइए, चूँकि इनक्शन भी एक दवाई देने का मार्ग ही है, समझ गए, तो इनक्शन के बारे में बताइए। साइनोसिस का मीनिंग क्या होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए, स्किन का सडन रेड हो जाना, गलत, स्किन का सडन येलो हो जाना, गलत, O2 की कमी से स्किन का ब्लूस हो जाना, मतलब नीला हो जाना, स्किन का ब्लैक हो जाना, गलत। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। स्किन जो होता है, साइनोसिस का मतलब है कि स्किन में ऑक्सीजन, बॉडी के ऊतकों में ऑक्सीजन का कम होना, और उससे जो है हमारा स्किन नीला पड़ने लगता है, ओके ना। 16 नंबर का प्रश्न है, नजल कैनुला द्वारा, नजल मतलब नाक होता है, इस नाक के कैनुला के द्वारा O2 एडमिनिस्ट्रेट मतलब ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेट कराते समय रिकमेंड फ्लो रेट कितनी होनी चाहिए। मतलब एक नॉर्मल फ्लो रेट कितना होना चाहिए, रिकमेंड फ्लो रेट कितना होना चाहिए नाक के द्वारा अगर हम ऑक्सीजन देंगे किसी को, तो देख लीजिए कितना होना चाहिए, 1 से 4 लीटर प्रति मिनट, 1 से 4 लीटर प्रति मिनट। इस चीज़ को यहाँ पे आप लोग ध्यान में रख दीजिए। अब जैसा पेशेंट होगा, जितना हिसाब होगा उतना पर मिनट देंगे, समझ गए। आगे चलिए, 17 है, यहाँ पे अच्छा प्रश्न है, ब्रोंकोस्पाज्म से ग्रसित पेशेंट को कौन सी पोजीशन देना लाभदायक है। अब समझिए, स्पाज्म के मतलब क्या होता है, शिथिलन हो जाना, संकुचित हो जाना, समझ गए, कठोरतम हो जाना, कठोर हो जाना, समझ गए ना। तो
एस्पाज्म, मतलब जो हमारा ब्रोंको है, ब्रोंकिया है, उसमें अगर एस्पाज्म हो जाता है, सिकुड़न हो जाता है, तो उससे श्वसन लेने में कठिनाई होगा। और जब भी श्वसन और हृदय रोग का अगर बात आएगा तो उसके लिए जो पोजीशन होगा वह फाउलर पोजीशन अच्छा रहता है, तो फाउलर पोजीशन बढ़िया रहेगा। लिथोटोमी पोजीशन होता है महिलाओं को गुप्तांग के डिलीवरी के लिए, ये सब के लिए, समझ गए। 18 नंबर का प्रश्न है, एक पेशेंट के एनजी ट्यूब मतलब जानते हैं, नोजोगैस्ट्रिक ट्यूब, यानी नाक में जो ट्यूब डालकर अंदर प्रवेश कराया जाता है। एनजी ट्यूब डालते समय उसे कौन सी पोजीशन प्रदान करनी चाहिए? सुपाइन, लिथोटोमी, नी चेस्ट पोजीशन और हाई फाउलर। तो एक पेशेंट है जिसको हमें एनजी ट्यूब डालना है, यानी नाक में जो है क्या करना है, ट्यूब डालकर अंदर तक ले जाना है, तो उसके लिए भी हाई फाउलर ही करेंगे। क्योंकि पेशेंट को बैठा देंगे, कहेंगे कि अपना गर्दन को एक्सटेंड करके रखे, मुंह ऊपर की तरफ करके रखे, तो बैठे हुए पोजीशन में आराम से देंगे। और फाउलर पोजीशन भी तो एक बैठा हुआ पोजीशन है, समझ रहे हैं। 19 है, निम्न में से किस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ओरल रूट द्वारा नहीं लेना चाहिए? ओरल मतलब मुख्य द्वारा नहीं लेना चाहिए किस पेशेंट को? ऐसा पेशेंट जिसे जस्ट कोल्ड लिक्विड लिया हो, समझ गए, कैमेटोज पेशेंट को, इन्फेंट को। तो माय डियर, निम्न में से किस पेशेंट को बॉडी टेम्परेचर ओरल मतलब मुंह के द्वारा नहीं लेना चाहिए? तो इनमें से सभी पेशेंट, चाहे इन्फेंट हो, चाहे कोमेटोज पेशेंट हो, या फिर ऐसा पेशेंट जो अभी जस्ट कोल्ड लिक्विड लिया हो, समझ गए। तो ऐसे पेशेंट, मतलब कोल्ड लिक्विड का मतलब क्या होता है कि ठंडे पेय पदार्थ लिया हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है। तो अगर वो जस्ट पेशेंट लिया है तो पेशेंट तो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेगा ना, मतलब फिर भी कुछ ठंडा पदार्थ लिया हो तो वैसे पेशेंट को नहीं लेंगे मुंह के द्वारा, समझ गए। 20 नंबर है, अच्छा प्रश्न है, समझिएगा। मर्फी साइन का संबंध है, ये साइन सभी अच्छा होता है, पूछता है, बहुत लोग साइन के बारे में नहीं जानते हैं। मर्फी साइन का संबंध होता है कोलिसाइटेसिस से, समझ गए, कोलिसाइटाइटिस से जो है संबंध होता है मर्फी साइन का। तो अगर आपके सामने पूछेगा कि कोलिसाइटेसिस जो है किस साइन से रिलेटेड है, तो मर्फी साइन, या फिर कहेगा मर्फी साइन किस बीमारी से संबंधित है, तो कोलिसाइटाइटिस से, समझ गए। आगे चलिए, 21 है, कूलेन साइन। अब देखिए, कूलेन साइन हो या टर्नर साइन हो, दो प्रकार के होता है, टर्नर साइन हो या कूलेन साइन हो, दोनों जो संबंध होगा आपका वह पैंक्राइटिस से होगा, ठीक है। किससे होगा? पैंक्रियाटाइटिस से होगा, पैंक्रीटाइटिस से होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। टर्नर साइन भी यहाँ पे है, तो यह भी पैंक्रियाटाइटिस से ही होगा। क्या चीज़ होगा? पैंक्रियाटाइटिस से ही होगा। तो टर्नर और कूलेन दोनों का संबंध जो है पैंक्रियाटाइटिस से ही है, समझ गए। अब इसमें होता यह है, कूलेन और टर्नर में होता यह है कि अगर कूलेन होता है तो वह अम्बलिकल के रीजन में होता है, समझ गए। अम्बलिकल के आसपास जो है भूरा कलर के जो है दाग सा बन जाता है, समझ गए। टर्नर होता है जो आपके टर्नर जो होता है वह पैंक्रियाज जिस साइड होता है ना, उसके जस्ट नीचे में एक लंबा सा जो है साइन बन जाता है और ये स्किन जो है भूरा से टाइप सा हो जाता है, समझ गए ना। तो यही जो है होता है साइन। 23 नंबर है, अच्छा प्रश्न है, निम्न में से एंटीहिस्टामिन ड्रग का उदाहरण कौन सा है? एंटीहिस्टामिन दवाई होता है जो आपको नाक बहना, छींक होना, बहुत ज़्यादा नाक से पानी जाना, मतलब सीधा समझिए कि एलर्जी से रिलेटेड होता है, समझ गए। तो एंटीहिस्टामिन ड्रग एलर्जी वाले को दिया जाता है। जो इनमें से कौन दवाई है? स्यूडोएफ्रिडिन, समझ गए, सिट्रीजिन, मेथिल प्रेडनिसोलोन और डेरिफाइलिन। तो आपको पता है सिट्रीजिन, जिसको लेवोसिट्रीजिन कहते हैं, लेवोसेट कहते हैं, बहुत सारे दवाई आता है एंटीहिस्टामिन में। तो लेवोसिट्रीजिन या इसी को सिट्रीजिन कहते हैं, यह एंटीहिस्टामिन होता है जो नाक बहना, जुखाम, ज़्यादा सर्दी, पानी निकलना, ये सब में दिया जाता है, समझ गए, एलर्जी से लिए। रही बात सोलोन वाला या सोन वाला दवाई, जहाँ भी देखिएगा समझ जाइएगा कि यह जो है एस्टेरॉयड दवा है, समझ गए। डेरिफाइलिन, आइलिन वाला दवाई देखिएगा, आइलिन वाला जहाँ भी दवाई देखिएगा समझ जाइएगा कि यह जो है अस्थमा, सांस, दम फूलने में कारगर काम आता है, समझ गए। ये ब्रोंकोडिलेटर दवाई होता है, ब्रोंकिया को फैलाने का काम करता है, समझ गए।
24 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। कहता है निम्नलिखित में से पेनिसिलिन समूह की दवाइयाँ कौन सी है। अब हम लोग जानते हैं पेनिसिलिन एक क्या है, एंटीबायोटिक दवाई है, एंटीबायोटिक दवाई है। अब इसमें से देखिए कौन है एंटीबायोटिक, वह भी पेनिसिलिन समूह का। में देख लीजिए सिफोटेक्सिम एवं सिफेक्जिम, यह पेनिसिलिन ग्रुप का है, नहीं, गलत हो जाएगा। एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन, देख लीजिए लीन इसमें भी है, इसमें भी लीन है, इसमें भी लीन है, तो यह पेनिसिलिन ग्रुप का दवाई है, एम्पिसिलिन एमोक्सिसिलिन, तो इसलिए यह राइट हो जाएगा सही। एमिकासिन, जेंटामाइसिन, ये सब होगा नहीं, जब वो हो गया तो यही हो गया। बाकी एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन यह दोनों मैक्रोलाइड ग्रुप का दवाई है, एंटी फंगल दवाई है, समझ गए। आगे चलिए 25 नंबर है, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक दवा किस मार्ग से दी जाती है। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, 5-6 ऐसे ग्रुप के दवा होते हैं जो एक साथ मिला के पेशेंट को दिया जाता है। उनमें से एक दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है जो IM मार्ग, इंट्रामस्कुलर मार्ग से ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट को दिया जाता है। 26 नंबर है, निम्न में से एंटीवायरल ड्रग कौन है। एंटीवायरल के मतलब होता है कि जो वायरल इन्फेक्शन के विरुद्ध में काम करता हो, तो इनमें से कौन है। एसाइक्लोविल, हेरोपेलिडॉल, निफेडिफिन, समझ गए, और ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर होगा एंटीवायरल जो ड्रग होता है एसाइक्लोविर, यह राइट आंसर होगा, समझ गए। हेलिपेरिडॉल यह एंटीसाइकोटिक दवा है जो मानसिक रोगियों के लिए होता है, समझ गए ना। तो एंटीवायरल हमारा यही राइट आंसर है। आगे चलिए 27 नंबर, और बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा एंटी फंगल ड्रग का एग्जाम्पल है। एंटी फंगल मतलब जो फंगस से बचाता हो। एम्फेटेरिसिन बी, मिकोनोजेल, माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, ये सब जो दवाइयाँ हैं एंटी फंगल होता है, जो दाद खाज खुजली में काम करता है, समझ गए। तो एम्फोटेरिसिन बी जो है यह भी फंगल एंटी फंगल ड्रग है। माइकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, और आपको पता है ये सब जो है आपको दाद खाज खुजली में काम में आता है। माइकोनाजोल वाइटमेंट क्रीम भी होता है, फ्लूकोनाजोल टैबलेट भी आता है, ये भी टैबलेट है जिसको सप्ताह में 1 बार लिया जाता है, एंटी फंगल ड्रग। 28 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने प्रश्न है। निम्नलिखित में से क्लोरोक्विन दवा का साइड इफेक्ट कौन सा है। अब आपको सबसे पहले पता होना चाहिए क्लोरोक्विन किसके लिए दिया जाता है। तो यह मलेरिया के लिए परफेक्ट दवाई है, और आप लोग को पता होगा तो मलेरिया का ही दवाई जो है, कोरोना आया था तो उस समय यही क्लोरोक्विन का बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गया था, समझ गए, और यह कोविड में भी दिया जा रहा था। तो ये चीज़ें हैं क्लोरोक्विन। अब इसका कहता है दवा का साइड इफेक्ट कौन सा है। तो आँखों में सूजन, भूख का कम हो जाना, उल्टी होना, जी मचलना, उपरोक्त सभी, तो इसमें से सभी हो जाएगा, क्लोरोक्विन का सभी इसमें से साइड इफेक्ट हो जाएगा, समझ गए। 29 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में से ART में से शामिल है। ART एट्रो रेट्रो थेरेपी होता है, ठीक है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होता है, और यह ART जो होता है यह आपके HIV मरीजों के लिए यह थेरेपी चलता है, ART थेरेपी। और इनमें सभी दवाइयाँ जो दिया गया है, जीडो देख लीजिए, जीडो ब्यूडिन, एस्टाब्यूडिन, निवेरिपिन, तो ये सब दवाइयाँ जो है यह HIV वाले को लिए ART के लिए चलता है, समझ गए। HIV ख़त्म नहीं होता है, समझ लीजिए, HIV ख़त्म नहीं होता, बस उसके जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं उसके वृद्धि को रोकता है, और यह थेरेपी ART लाभकर होता है HIV में, समझ गए। आगे देखिए 30 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग दवा का उदाहरण कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इसी में लगा हुआ है एस्टेरॉइड, यह एस्टेरॉइड दवा है। तो देख लीजिए, स्यूडोएफिड्रिफिन गलत, सिट्रीजिन, मेथिल प्रेडनिसोन सही बात है, और डेरिफाइलिन गलत है। तो प्रेडनिसोलोन जहाँ भी आ जाएगा, या सोन वाला दवाई जहाँ लिखा आ जाएगा, समझ जाइएगा कि एस्टेरॉइड दवा है। जैसे डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, समझ गए, उसी प्रकार से हाइड्रोकॉर्टिकोसोन, समझ गए। तो बहुत सारे दवाई होता है, एस्टेरॉइड दवा सब होता है, और एस्टेरॉइड दवा बहुत सारे
खुजली उजली, दर्द उर्द, समझ गए, सूजन वूजन सब में जो है मदद करता है। स्टेरॉयड मास्टर दवाई होता है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट भी ज़्यादा होता है, ये बात समझे। स्टेरॉयड इंजेक्शन लोग लेता है बॉडी को फुलाने में भी, समझ गए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिएगा। तो ये 30 दवा आप 30 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसको पढ़िए, जो भी स्टूडेंट है, चाहे आप ANM के हैं, GNM के हैं, सबका सिलेबस एक ही समान होता है। तो जितना पढ़िएगा उतना नॉलेज बढ़ेगा, समझ गए। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।